आज मैं केंद्रीय आर्थिक समीक्षा के क्लासेस लेने जा रहा हूँ। आर्थिक समीक्षा, जिसके नाम सुनने से ही कई लोगों को डर लग जाता है। ठीक है, केवल दिमाग में आता है कि सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों और सूचनाओं का यह भरमार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और इसके नेचर को जानते हैं और एक अच्छी रणनीति के तहत अच्छे नोट्स को, आर्थिक समीक्षा के अच्छे नोट्स को आप पढ़ते हैं, तो यह आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। आज मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है आर्थिक समीक्षा को, और किस ढंग से आंकड़ों को याद करना है इससे भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा सारा, और निश्चित रूप से इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपके 6 से 8 मार्क्स जो हैं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आ सकते हैं। मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश IAS में। चलिए, अब जो इंडियन बजट और आर्थिक समीक्षा पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले मैं आर्थिक समीक्षा बता देता हूं, क्योंकि यह थोड़ा बड़ा रहता है और यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और कल सुबह कोशिश करूंगा कि बजट दे दूं। उसके बाद झारखंड के टॉपिक्स जितना संभव होगा चलते रहेंगे। तो सबसे पहले जो आर्थिक समीक्षा है 2020-21 के लिए है। अब बजट जो होता है 21-22 के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बजट जो होगा 2021-22 के लिए, आर्थिक समीक्षा 20-21 के लिए एक साल पहले का होता है। ये भी इकोनॉमी का जो आपका सिचुएशन, ये वर्ड जो आ रहा है उसका अर्थ है कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था। इसमें कोविड के कारण जो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था उसको बैलेंस करने के लिए जो आपका प्रयास किया गया, चाहे बजट हो या कोई भी प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, सारे को कंबाइंड रूप से आप भी इकोनॉमी के रूप में मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में बनाया है। इसमें 2-3 घंटे आपको लगेंगे याद करने में, ज़रूर याद कर जाइएगा। इससे 2-3 प्रश्न रह सकते हैं, चाहे करंट के नाम पर रहें, अर्थव्यवस्था के नाम पर रहें, लेकिन प्रश्न यहाँ से रहेंगे ज़रूर। पहला जो इसका पॉइंट मैंने सिलेक्शन किया है, आर्थिक समीक्षा को जो है आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम, भारत सरकार के वित्त मंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं केवी सुब्रमण्यम के निर्देशन में तैयार किया गया है। दूसरा जो है, आर्थिक समीक्षा को पहली बार 2 खंडों में जारी किया गया है, डिजिटल रूप में। ठीक है, पहले डिजिटल रूप में नहीं जारी किया जाता था, और इसे हिंदी में भी जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। खंड 1 में जो है नीति निर्माण संबंधित चुनौतियों के बारे में बताया गया है, और खंड 2 में जो है आपका विकास कार्यों की समीक्षा और अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताया गया है। और खंड 2 में ही आपको कोरोना की स्थिति के बारे में बताया गया है, जिसमें एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि 2020 में अधिकतम दैनिक मामला कब आया था। ठीक है, मैंने कितना था, तो 97,860 था। हालांकि रिकॉर्ड अब टूट चुका है, अब 1,25,000 तक चला गया है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जब कोरोना ने बहुत ही आपका आक्रामक रूप ले लिया, उसके बाद सारे व्यय को जो है कोरोना की ओर मोड़ दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। यही कारण था कि राजकोषीय क्षेत्र में कई सुधार हुए, जो आप बोल सकते हैं अस्थायी सुधार। कोरोना काल में सार्वजनिक खर्च को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालयों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये श्रेणी में जो था कोरोना से जुड़े मंत्रालय, जैसे हेल्थ मंत्रालय आपका सीधा सा है, या फिर बच्चों से संबंधित आंगनवाड़ी वगैरह हो गया, ठीक है, या खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित, तो जो भी डायरेक्ट जुड़े हुए थे उस पर किसी तरह खर्च का प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि उन्हें और एक्स्ट्रा राशि दी गई। 20 श्रेणी में ऐसे थे जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जुड़े हुए थे, जैसे यातायात सेक्शन को आप रख सकते हैं। तो इन्हें जो है बजट का 20% तक के खर्च करने की अनुमति थी स्वयं से, बाकी फिर एक्स्ट्रा आपातकालीन स्थिति में ऐसा कहीं कोई रोक नहीं था। C श्रेणी जो है महामारी से कम नाता था या कोई संबंध ही नहीं था जिन मंत्रालयों का, तो उनके लिए जो था प्रावधान अपने बजट का 15% तक वे खर्च कर सकते थे। 6 नंबर में जो आर्थिक समीक्षा बजट से पूर्व प्रस्तुत होता है, जो पूर्व के वित्तीय वर्ष का समीक्षा होता है, न कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का। जो अभी वित्तीय वर्ष आया ही नहीं है तो उसका समीक्षा क्या होगा, इसलिए इसमें लिखा जाता है 1 वर्ष पहले का वित्तीय वर्ष का नाम। ठीक है,
जैसे इस बार था आर्थिक समीक्षा 2020-21, लेकिन बजट में रहेगा 2021-22। अब आइए कुल प्राप्तियों के बारे में देखा जाए। पिछले वर्ष में भारत सरकार की कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों जो है शामिल होते हैं। राजस्व प्राप्ति का अर्थ होता है आपका जो सरकार को कर से प्राप्त होता है। अब पूंजीगत प्राप्ति आप सिंपल समझ सकते हैं, जो ऋण से प्राप्त होता है। क्लियर? ऐसे तो इसके व्यापक परिभाषाएं हैं, इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन उसको जब बजट स्पेशली पढ़िएगा तब जानिएगा। जैसा कि आपको पता है घाटा 3 तरह के होते हैं और इससे अक्सर जो है प्रश्न आया करते हैं। तो 2020-21 की आर्थिक समीक्षा में जो राजकोषीय घाटा था यानी कि फिस्कल डिफिसिट वो 3.5% रहा। राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट ये 2.7% रहा और प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डिफिसिट ये 0.4% रहा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एफडी, ठीक है, फिस्कल डिफिसिट, ये 3.5%। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 9 नंबर आइए, वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार का कुल व्यय कितना रहा बजट में, है ना? तो ये था 30.42 लाख करोड़ रुपए और जितना जीडीपी इंडिया का है उसका यह 13.5% था। कितना रहा 20-21 में केंद्र सरकार का कुल व्यय? 30.42 लाख करोड़ रुपया। 30.42 लाख करोड़ रुपया की प्राप्ति किस तरह से हुई थी? लाख करोड़ को कहीं कहीं मैं एलसी भी लिखूंगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ये जो है आपका राजस्व प्राप्ति जो था 20.21 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति जो था 10.21 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल भी याद कर सकते हैं 20 करोड़ और 10 करोड़। 20 लाख करोड़ फॉर राजस्व प्राप्ति, एलसी मीन्स लाख करोड़, और पूंजीगत प्राप्ति जो है 10 लाख करोड़। थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो 30.42 हो जाएगा। देखिए सिंपल में जहाँ पे जानते हैं कि राजस्व यानी कि कर प्राप्ति, ठीक है, इसके अलावा कुछ गैर कर प्राप्तियां भी राजस्व में ही शामिल किया जाता है। और सिंपली आप समझ सकते हैं राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिन्हें वापस लौटाना नहीं पड़ता। पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिसे सामान्य रूप से वापस करना पड़ता है, ठीक है। क्यों इससे मैंने कहा, इसे बाद में समझिएगा। कभी कभी वापस करना नहीं भी वापस करना पड़ता है, लेकिन मान के चलिए सिंपल कि इससे वापस नहीं करना पड़ता। राजस्व प्राप्ति या राजस्व आय भी बोलते हैं, इसलिए अब पूंजीगत प्राप्ति को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हो सकता है कर राजस्व में। तो जो हिस्सेदारी रहा 2020-21 में प्रत्यक्ष कर का 55% और अप्रत्यक्ष कर का 45%। जो एक आपका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का ये निशानी होता है कि डायरेक्ट टैक्स जो है ज़्यादा हो, और ये दिख रहा है, ठीक है। कोरोना काल में भी भारत ने अपने इकोनॉमी को ठीक ठाक रखा है। एक प्रश्न आपका आता है कि प्रत्यक्ष कर में जो है सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? तो जो 20-21 में आपका रहा निगम कर का। कभी कभी आयकर भी आगे चला जाता है, ये भी सेकेंड पोजीशन में है। और ये भी प्रश्न आता है प्रत्यक्ष कर में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक रही? तो ये रहा आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, वस्तु और सेवा कर, ये 29% रहा। ये भी आगे ही रहेगा क्योंकि बहुत डिफरेंस है। जो सेकेंड पोजीशन में उत्पाद शुल्क है वो 11% मात्र है और सीमा शुल्क 6% है। तो इस बार जो है आपका निगम कर प्रत्यक्ष कर में और जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक रहा। अप्रत्यक्ष कर से कलेक्शन जो है 55% और अप्रत्यक्ष कर से जो कलेक्शन है 45%। 12 नंबर आइए, गैर कर राजस्व, ये भी राजस्व में ही आएगा। गैर कर राजस्व में ब्याज प्राप्ति, लाभांश, अनुदान इत्यादि को शामिल किया जाता है, ठीक है। ब्याज प्राप्ति, लाभांश, अनुदान, ठीक है। आप इस रूप में समझें, अगर भारत ने किसी देश को ऋण दिया है, ठीक है, तो ऋण का जो ब्याज प्राप्त होगा ना वो राजस्व प्राप्ति में जाएगा। क्लियर? लेकिन जो पूरा अगर मान लीजिए वह देश को अगर 1 करोड़ रुपया दिया गया है, 1 करोड़ का वह 5 लाख रुपया मान लीजिए कि ब्याज दे रहा हर साल, तो 5 लाख रुपया जो होगा राजस्व प्राप्ति। लेकिन अगर पूरा एक साथ 1 करोड़ दे देगा ना, वो हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अनुदान अगर किसी देश से मिलता है वो भी लौटाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा जो है गैर कर राजस्व में आएगा, कर तो है नहीं अनुदान। और कुल गैर कर राजस्व जो भारत का 2021 में रहा वह 3.85 लाख करोड़ रुपए रहा, ठीक है।
चलिए 13 नंबर में आते हैं। 2020-21 में व्यय तो अभी मैंने बात की 30.42 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार का रहा है। उसमें राजस्व व्यय जो था, उसमें राजस्व व्यय था 26.30 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय जो था 4.12 लाख करोड़ रुपए। जैसे प्राप्ति में जो आपका था, प्राप्ति और व्यय सेम होना चाहिए, ठीक है। बजट जब पढ़िएगा तो समझ जाइएगा क्यों सेम होता है, मजबूरी है, नहीं तो आप व्यय करेंगे कैसे अगर प्राप्ति होगा ही। प्राप्ति जितना रहेगा उतना ही ना व्यय कर सकते हैं, इसलिए दोनों सेम होता है बजट जब भी आप बनाएंगे। वहाँ पर जैसे मैंने समझाया था 20 और 10 लाख करोड़ रुपया कर लीजिएगा, ठीक है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के लिए। उसी ढंग से यहाँ कर लीजिएगा 26 और 4 दोनों में थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। फिर यहाँ 26 लाख करोड़ जो आप कर लीजिएगा राजस्व व्यय से और 4 लाख करोड़ कर लीजिएगा पूंजीगत व्यय से। जो भी आंकड़े होते हैं आपके अर्थव्यवस्था के, उसको याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आप तरीके से याद नहीं करेंगे, बुद्धि लगा करके नहीं याद करेंगे तो हमेशा आप उलझ करके रह जाएंगे, ठीक है। और अगर आप तरीका से और स्ट्रेटजी से और रणनीति से वैज्ञानिक तरीके से याद करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 30 लाख करोड़ रुपए, 30.42 लाख करोड़ रुपए को मैंने बता दिया, 26.4 कर लीजिए व्यय के मामले में। और खर्च के मामले में आपको क्या कर देना है, 20 लाख करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति के बारे में 20 लाख करोड़ रुपए जो है राजस्व प्राप्ति और 10 लाख करोड़ रुपए जो है पूंजीगत प्राप्ति। तो आराम से आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से याद कीजिए अर्थव्यवस्था के आंकड़ों। अब आइए कुल सार्वजनिक व्यय में राजस्व व्यय का कितना हिस्सा है, ठीक है। एक पूंजीगत व्यय होता है, एक राजस्व व्यय। राजस्व व्यय जो वापस नहीं मिलता है खर्च करने के बाद, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वेतन, पेंशन, रक्षा सब्सिडी इत्यादि पर खर्च किया गया। लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ बहुत सारे इसके होते हैं। नागरिक इससे सशक्त बनते हैं कहीं ना कहीं आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक रूप से, तो देश के विकास में योगदान देते हैं। तो राजस्व व्यय का हिस्सा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कुल व्यय में। हर देश में होता है, लेकिन विकासशील देशों में इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया का अगर देखा जाए 2020-21 में तो कुल जितना व्यय हुआ उसमें राजस्व व्यय का जो व्यय खर्च था, हिस्सा था, वो 87% था। इसमें भी प्रश्न यहाँ पर आता है कि राजस्व व्यय में 2020-21 में सर्वाधिक किस क्षेत्र में खर्च किया गया। तो लंबा टाइम से चला रहा पहला स्थान पर जो है ब्याज भुगतान रहेगा, ठीक है, 26%। और दूसरे स्थान पर केंद्र द्वारा जो राज्यों और यूटी को अनुदान दिया जाता है उससे रख सकते हैं आप, यह 22% होता है। अलग अलग मैटर में कभी भूकंप आ गया, महामारी हो गया, आर्थिक स्थिति खराब हो गया या अन्य कारणों से अनुदान केंद्र द्वारा अक्सर दिए जाते हैं। उसके बाद सब्सिडी और रक्षा व्यय का स्थान है। सब्सिडी 10%। सब्सिडी आपका दिया जाता है पेट्रोल पर, डीजल पर, खाद्य सामग्री पर, जैसे आपका पीडीएस सिस्टम में, या आप घर में जो गैस वगैरह यूज करते हैं उस पर भी सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है। खाद पर दिया जाता है, किसानों को बिजली पर दिया जाता है, पेट्रोल डीजल पर दिया जाता है। तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। यह राजस्व घाटे को बढ़ाता है सब्सिडी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रक्षा व्यय, 9% है अभी रक्षा व्यय, और इसका जो है आपका चौथा स्थान है। और इसके बाद पेंशन वगैरह है, 8% है। तो ब्याज भुगतान आपका सर्वोच्च स्थान पर है, ध्यान रखिएगा राजस्व व्यय में, इस डाटा को एकदम याद रखिएगा। विदेशी सेक्शन में आते हैं। इस खंड में क्या क्या चीज़ के बारे में बताया गया, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी भुगतान संतुलन इत्यादि का विवरण दिया गया। और इसके जो डाटा जो हैं, आंकड़े हैं, वो मुख्य रूप से अप्रैल एवं नवंबर तक के ही हैं, अप्रैल टू नवंबर, ठीक है। ये फरवरी तक का नहीं है, 2-3 महीना का बाद में जो है रिवाइज करेगा, इसलिए अनुमानित लिख दिया है, ठीक है, प्रोबेबल। इसमें जो है वस्तुगत निर्यातों में प्रथम 3 स्थान पर उस अवधि में कौन रहे हैं, यानी कि 2020-21 में, यानी कि 2020 का अप्रैल से नवंबर तक का ही डाटा है, दिमाग में रखिएगा। वस्तुगत निर्यात, इसका अर्थ होता है वस्तु का निर्यात करना। एक दूसरा निर्यात होता है सेवा, ठीक है। सेवा का अर्थ हो गया चिकित्सा हो गया, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, सिंपल इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनकी सेवाओं को, तो उसको इसमें नहीं शामिल किया गया है। वस्तुगत सेवाओं से अक्सर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक किसका जो है भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है। तो ये होगा पेट्रोलियम उत्पाद,
कोरोना काल में पेट्रोलियम उत्पादों का जो है 8.8% रहा, हालांकि सामान्य काल अगर रहता तो यहाँ 10 से 15% रहता है, यानी कि डाउन हुआ थोड़ा पेट्रोलियम उत्पाद, फिर भी ये टॉप पर है, ठीक है, भारत के वस्तु निर्यात में। सेकेंड में औषधि है, तीसरा में मोती और बहुमूल्य पत्थर है, ठीक है, ये 5.5% है, औषधि 7.1% है। अगर देखा जाए अप्रैल से नवंबर तक की अवधि में कुल वस्तुगत निर्यात कितना रहा, तो 200.8 अरब डॉलर रहा। डायरेक्ट 200 अरब डॉलर याद कर लीजिएगा, उसमें 1 अरब डॉलर जोड़ दीजिएगा मन में। बी नंबर जो है वस्तुगत आयातों में, अब इंपोर्ट की बात हो रही है, आयात की, ठीक है, प्रथम 3 स्थान पर कौन रहा, यानी कि भारत ने सबसे ज़्यादा सामान इस काल में 2020-21 में, नवंबर तक ही डाटा है, ध्यान रखिएगा, किस चीज़ को मंगवाया, तो क्रूड ऑयल को, ठीक है, कच्चा पेट्रोलियम, ये रहता ही है प्रथम स्थान पर आयात में, ये 14.3%। उसके बाद पेट्रोलियम के अन्य जो लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं 6%। उसके बाद सोना 5.6%। कुल वस्तुगत आयात जो रहा 258 अरब डॉलर रहा। देखिए यहाँ निर्यात कितना रहा था, 200 अरब डॉलर, आयात जो रहा 258 अरब डॉलर। भुगतान संतुलन जो है भारत के पक्ष में नहीं है, यानी कि 58 अरब डॉलर का लगभग नुकसान हुआ वस्तुगत आयात व्यापार में, वस्तुओं के व्यापार में। कुछ फैक्ट्स का मैंने समावेश कर दिया है जो इस परीक्षा में आ सकते हैं। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल जीडीपी के अनुसार, लेकिन अगर पीपीपी के जीडीपी के अनुसार देखा जाए, यानी कि क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार देखा जाए, इसका क्लास मैंने इकोनॉमिक्स में लिया है, आप देख सकते हैं क्रय शक्ति क्षमता, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीबीए क्या होता है, ठीक है, ये सब समझना जरूरी है अगर आपको इकोनॉमिक्स समझना है। और उस क्लास में मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, इकोनॉमिक्स के क्लास को आप देख सकते हैं। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, चीन और अमेरिका के बाद तीसरा है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 5वीं बड़ा अर्थव्यवस्था है। दोनों में देखिएगा कि पीपीपी के आधार पर दिया है या नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, उसी के अनुसार डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ कंफ्यूज कर जाइएगा तो गलत हो जाएगा। 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब वर्तमान में कितना का अर्थव्यवस्था है भारत, तो 2.93 ट्रिलियन डॉलर 2020-21 में, यानी कि लगभग मान सकते हैं कि 3 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद जो है आपका टीडी मीन्स ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। सर्वाधिक आयात कहाँ से होता है, तो इसको आपको नहीं करना है, पुराना वाला है 2018-19 का, ठीक है। तो सबसे अधिक आयात जो होता था 18-19 में चीन में होता था, चीन से होता था। 2018-19 के डाटा को अभी मत याद कीजिएगा, ये बाद में काम देगा तुलना करने में, इसलिए सिर्फ मैंने लिख दिया है। अगले पेज में जो मैं बताऊंगा उसको याद कर लीजिएगा। आइए 17 नंबर देखिए जिसे आपको याद करनी है। 2020-21 में वस्तुगत आयात सर्वाधिक, यानी कि कहाँ से भारत ने आयात सबसे ज़्यादा वस्तुओं का किया, ठीक है। तो पहला जो स्थान है चीन का है, ठीक है। यहाँ से 17.7% जितने भी वस्तु का आयात किया है उसमें 17.7% चीन से। उसके बाद यूएसए से 7.5%, 7.5%। उसके बाद यूएई से, ठीक है, 6.0%, यानी कि चीन के बाद यूएसए, फिर संयुक्त अरब अमीरात। और सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात 2020-21 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्यात किसको सबसे ज़्यादा किया, अमेरिका 18%, उसके बाद चीन 8%, उसके बाद यूएई 5.5%, ठीक है। अब अगर प्रश्न आपको आता है कि सबसे अधिक आयात कहाँ से भारत करता है, वस्तुओं का आयात, ठीक है, तो ये जो होगा चीन होगा। लेकिन अगर बोलेगा कि निर्यात कहाँ से होता है, निर्यात कहाँ भारत करता है, तो ये होगा अमेरिका पहले। देखिए जस्ट उल्टा हो गया, चीन अमेरिका, अमेरिका चीन, अमेरिका मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये जो है क्रम जरूर याद कर लीजिएगा आईएएस के लिए, और जेपीएससी के लिए कम से कम टॉप वाला याद कर लीजिएगा, चीन और अमेरिका। 19 नंबर जो है आपका यूरोपीय देशों में सर्वाधिक निर्यात और आयात किस देश के साथ भारत का होता है। वस्तुगत के बारे में ही बात हो रही है, सेवाओं के बारे में नहीं है ना। तो यूरोपीय देशों में जो सबसे बड़ा जो है वस्तुगत आयात निर्यात में दोनों में टॉप कौन है, वो जर्मनी है। अगला है 20 नंबर, कोविड के कारण किस देश के साथ भारत के व्यापार संतुलन में
हल्का सा सुधार आया है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा हो गया है भारत के पक्ष में, यानी कि भारत का निर्यात ज़्यादा बढ़ गया है उस देश के पास, आयात जो है थोड़ा सा कम हो गया है। तो वह देश है अमेरिका। समझ गए ना, अमेरिका को जो है, अमेरिका साथ व्यापार संतुलन में थोड़ा सुधार हुआ है, आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्री के द्वारा बताया गया। चलिए 21 नंबर में क्या है देखिए, 2020-21 में कोविड के दौरान भारत के निर्यातों में सुधार हुआ है। कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां पर निर्यातों में सुधार हुआ है वस्तुगत व्यापार में, ठीक है। तो ये है आपका औषधि और सॉफ्टवेयर। औषधि क्यों है आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल था, औषधियों की ज़रूरत थी, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप जो थे उस समय राष्ट्रपति, उन्होंने कई दवाइयों की मांग भी की थी भारत से, स्पेशली सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन वर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था तो उसका डिमांड बढ़ा, तो औषधि सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा निर्यात किया भारत ने और सुधार हुआ है। विश्व की फार्मेसी भारत बने, यह भी भारत का लक्ष्य है, वित्त मंत्री ने इससे भी इंडिकेट किया। निर्यातों में कमी, कौन से ऐसे सेक्शन थे जिसके निर्यात में कमी हो गए, ठीक है, कोविड काल में। तो रत्न और आभूषण, ठीक है, थोड़ा सा लोग घर में कैद हो गए थे, विलासिता की ओर ध्यान नहीं था। इंजीनियरिंग सेक्शन, कंस्ट्रक्शन वर्क भी प्रभावित हुआ था। कपड़ा, ये सब के निर्यात में जो है काफ़ी कमी आई है। यहाँ प्रोडक्शन भी मैंने घट गया था। अब सूरत से आप देखिए बहुत लोग भाग करके आ गए थे, तो कपड़ा कहाँ बनता है, सूरत बम्बई में तो बनता है। 8 जनवरी 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, ठीक है, 586 अरब बिलियन डॉलर। बिलियन डॉलर को ही अरब डॉलर भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बिलियन डॉलर और हिंदी में अरब डॉलर, ध्यान रखिएगा। 29 जनवरी को जो था 590 अरब डॉलर था, लेकिन चूंकि आर्थिक समीक्षा में 8 जनवरी के बारे में बताया गया है, तो एग्जाम में आने की जो संभावना है वो 8 जनवरी वाली ही आएगी। तो पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा में विदेशी मुद्रा भंडार कितना बताया गया, तो 586 अरब डॉलर, याद कर लीजिएगा, पॉइंट याद करने का नहीं जरूरत है। चलिए विदेशी मुद्रा भंडार तो जान गए आप लोग कि 586 अरब डॉलर रहा है जनवरी में प्रारंभ में, ठीक है। लेकिन बाह्य ऋण, यहाँ पर ऋण कितना है भारत पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये जो डाटा वित्त मंत्री ने दिया, उन्होंने दिया सितंबर 2020 का, क्लियर, और यही आएगा एग्जाम में। और ये था 555 अरब डॉलर। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अगर कुल एक्सटर्नल लोन का डेब्ट का आप देखें कि बाह्य ऋण कितना था, जीडीपी का कितना परसेंट था, तो 21.6%। कुल बाह्य ऋण में, यानी कि बाहरी ऋण में अल्पकालीन ऋण जो 10 साल तक का होता है, अल्पकालीन ऋण, ठीक है, उसका क्या भाग था, तो 18.5%। अगर 100 रुपया ऋण लिया है भारत ने, तो अल्पकालीन ऋण उसमें कितना है, 18.5, यानी कि 18.5 रुपया है, वही हुआ 18.5%। कुल बाह्य ऋण में रियायती ऋण का कितना भाग है, 9%, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा दिया जाता है रियायती ऋण, जो बहुत ही कम ब्याज या 0% के आसपास ब्याज इसमें लगता है, तो 9% है। अगर 100 रुपया ऋण लिया है भारत, तो उसमें 9 रुपया जो है रियायती ऋण वाला है। भारत में कुल बाह्य ऋण का कितना प्रतिशत भारत का विदेशी मुद्रा कोष था उस समय, ठीक है, यानी कि कब, सितंबर 2020 में, तो ये था 97.4%। ये थोड़ा सा बढ़ गया है अभी, पहले बहुत कम रहता था, क्योंकि व्यापार थोड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए विदेशी मुद्रा जो है संरक्षित रह गया है। तो जितना भी हम लोगों का ऋण है, उससे जो है 97.4% उस ऋण को हम लोग अपना विदेशी मुद्रा कोष का सारा धन दे दें, तो 97.4% जो है ऋण हम चुका सकते हैं, 2.5% फिर भी रह जाएगा। अगला ये संपूर्ण विश्व का बाह्य ऋण जून 2020 में कितना था, यह भी आर्थिक समीक्षा में ही वित्त मंत्री के द्वारा बताया गया है, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये था 89 ट्रिलियन डॉलर, 89 ट्रिलियन डॉलर, और 24% जो इसमें से जितना 89 ट्रिलियन डॉलर जो था, उसका 24% ऋण किस पर था, संयुक्त राज्य अमेरिका पर। अगर आपको शायद भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे ज़्यादा ऋणग्रस्त देश कौन है, अगर आता है तो आपको लिखना है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका।
आइए 25 नंबर देखते हैं। अमेरिका सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश है, इसमें भारत का क्या स्थान है? तो 23वां सबसे ज़्यादा ऋणग्रस्त देश है और अमेरिका सबसे टॉप है। भारत पर कितना ऋण है? तो अभी मैंने बताया 555 अरब डॉलर या 555 बिलियन डॉलर, दोनों एक ही चीज़ है। 26 नंबर आइए। विभिन्न कंपनियों के द्वारा वर्ष 2020-21 दिसंबर तक, है ना, सार्वजनिक निगमों के जरिए कितनी राशि संग्रहित की गई? सार्वजनिक निर्गम का अर्थ होता है जो आप मार्केट में उन लोग अपना शेयर जारी करते हैं और अपना एक ऑफर देते हैं कि हम लोग इतना जो है लाभांश का इतना हिस्सा देंगे। कोई ये भी ऑफर रहता है कि इतना ब्याज भी मिलेगा या सुनिश्चित वापसी की भी गारंटी, कुछ भी ऑफर हो सकता है, ठीक है। उसी को कहा जाता है पब्लिक इशू या सार्वजनिक निर्गम, ठीक है। ये जो है 31,000 करोड़ रुपया भारत के कंपनियों ने 2020-21 के दौरान मार्केट से कलेक्ट किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ बहुत सारे मटेरियल प्रदान कर दिए गए हैं और बहुत सारे मटेरियल दिए जाएंगे और हमेशा दिए जाएंगे, ठीक है। और जो भी योजना है, प्लानिंग है, धीरे धीरे सब आपको पता चल जाएगा इस चैनल के बारे में। खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए, इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। चलिए 27 नंबर पर आते हैं। कृषि क्षेत्र। कोविड काल में शानदार प्रदर्शन किया इस क्षेत्र में, ठीक है। कारण यही था कि बाकी क्षेत्र जो है मंद पड़ा हुआ था, तो सारे जितने थे आपके प्रवासी वो अपने पैदल तक लौट करके आ गए थे और उन्होंने कृषि कार्य पर ही ध्यान दिया। इससे यही कारण है कि शानदार प्रदर्शन रहा कृषि क्षेत्र का। वर्तमान में जो कृषि क्षेत्र में जो कार्यबल है, जितनी जनसंख्या है उसके 54.60% कृषि क्षेत्र से जो भी अर्न करना है करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कितने परसेंट लोग कृषि पर निर्भर हैं? 54.60। 55% एवरेजली याद कर लीजिएगा। कुल जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है। जीडीपी की जगह जीवीए अब यूज होता है, ठीक है। कितना अर्थव्यवस्था में नया जुड़ा? ग्रोस वैल्यू एडेड, सकल जो वृद्धि हुआ उसके बारे में कहता है। जीवीए के बारे में आपको जानना है तो मेरे वीडियो को इकोनॉमी का देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 2019-20 में कृषि का कितना % योगदान रहा जीवीए में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि उद्योग ये सब का क्या योगदान रहा है? तो जीवीए में जो है कृषि का योगदान रहा 17.8%। आगे जो है उद्योग और सेवा क्षेत्र का भी आ जाएगा समीक्षा में। कृषि क्षेत्र का विकास दर कितना रहा 2020-21 में? तो 3.4%, बहुत ऊंचा विकास दर है, अन्यथा 2% भी पार नहीं कर पाता था। ये भी कोविड का ही कमाल है। कृषि के संलग्न गतिविधियों में भी तीव्र विकास हुआ है, जैसे डेयरी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। या आपका डेयरी तो बोल ही दिए, मांस वगैरह का उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। आइए 28 नंबर में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार के द्वारा कितने लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया? तो इसका उत्तर जो होगा 81 करोड़ लाभार्थियों को, 81 करोड़, ठीक है। एक जनसंख्या का एक बहुत ही बड़ा भाग है ये, और इसमें खर्च किया गया 7,500 करोड़ रुपया, ठीक है। प्रति व्यक्ति 5 केजी खाद्यान्न प्रति माह की दर से कब से कब तक दिया गया? मई से अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 4 महीने तक दिया गया हर व्यक्ति के लिए 5 केजी हर माह, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट था कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो खाद्यान्न दिए जा रहे थे वो चल ही रहा था, इसीलिए इसे कहा गया अतिरिक्त खाद्यान्न, क्लियर। चलिए 29 नंबर पर आते हैं। 2019-20 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? ये था 296.65 MT मैंने मिलियन टन। 2018-19 की अपेक्षा इसमें जो वृद्धि हुई 27 मिलियन टन की वृद्धि हुई। देखिए कृषि क्षेत्र जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोविड काल में। यही कारण था कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो खाद्यान्न प्रोडक्शन है उसमें भी आपका वृद्धि हुआ। उधर 3.4% एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका ग्रोथ रेट भी है। 30 नंबर आइए। 2019-20 में भारत ने कितनी राशि का कृषि निर्यात किया? ठीक है, तो 2.52 लाख करोड़ रुपए का, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया। और सबसे अधिक निर्यात किससे किया?
अमेरिका को। ऐसे भी वस्तुगत में भी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा निर्यात जो है भारत अमेरिका से करता है और आयात जो चीन से करता है। तो कृषि में भी सर्वाधिक निर्यात किसे करता है भारत? अमेरिका। और अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कृषिगत निर्यात में सर्वाधिक किस उत्पाद का, जो आपका खाद्यान्न का निर्यात होता है, तो उसका उत्तर होगा भारत के संदर्भ में चावल। साइड में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। 2019-20 में कितने का कृषि उत्पाद आयात किया गया? देखिए, अब यहाँ पर आयात भी भारत करता है, ऐसा नहीं सिर्फ निर्यात करता है, बहुत सारा कृषि उत्पाद का आयात भी करता है। तो कितने का किया गया? तो 1.47 लाख करोड़ का। निर्यात कितना का किया था? 2.52 लाख करोड़ का। तो सिंपली आप याद कर सकते हैं, देखिए कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर दिया और 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है आयात कर दिया। तो याद हो जाएगा आपको। 19-20 से ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही आएगा जो बताया गया है आर्थिक समीक्षा में, वही आएगा एग्जाम में भी। इस साल पूरे एग्जाम में यही आएगा। 2019-20 में कृषि क्षेत्र को कितना ऋण दिया गया? तो 2019-20 में 13,92,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। और 2020-21 में कितना ऋण दिया गया? तो ये 9.73 यानी कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। और वहाँ पर 13,92,000 मैंने लगभग रख लीजिए 14 लाख। तो कोविड काल था, प्रॉब्लम्स बहुत सारा आ रहा था कोविड की ओर, सारा अर्थव्यवस्था का संकेंद्रण था, ठीक है। इस कारण इसको भी इकोनॉमी भी कहा गया। इस कारण ही आपका जो है वहाँ पर जहाँ 14 लाख करोड़ रुपए दिया गया था 19-20 में, तो 20-21 में मात्र 10 लाख करोड़ रुपए रह गया। अब आइए 3 कृषि कानूनों के बारे में भी चर्चा की वित्त मंत्री ने, और उसका क्या लाभ है उसको स्पेशली बताने के लिए उन्होंने चर्चा किया था। तो पहला जो कानून है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इसमें जो है किसान और व्यापारी अपने कृषि उत्पादों को इच्छानुसार कहीं भी बेच सकें और व्यापारी कहीं से भी खरीद सकें। कोई ज़रूरी नहीं कि जो सरकार द्वारा निर्धारित मंडी है वहीं पे बेचें। तो इस जो है किसान को अगर कहीं और अधिक मूल्य मिल रहा तो वहाँ पर बेचेंगे, लेकिन मंडी ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, वहाँ भी चाहें तो वहाँ पर भी बेच सकते हैं। हालांकि इस पर काफ़ी विवाद हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों के एक जो है कमेटी भी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट जो है प्राप्त हो चुकी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान समझौता अधिनियम, ये दूसरा जो है अधिनियम का नाम है मूल्य आश्वासन। क्लियर? इस जो है आपका उद्देश्य इसका है अनुबंध कृषि के लिए राष्ट्रीय ढांचा का निर्माण। अनुबंध कृषि में लाभ होता है कि पहले ही फिक्स कर लेते हैं, तो उसके अनुसार जो है कृषक जो है टेंशन रहित होकर के उत्पादन करते हैं। हालांकि इसका भी प्रबल विरोध हो रहा है कि निजी कंपनियों का हस्तक्षेप जो है कृषि क्षेत्र में बढ़ सकता है। सी नंबर में जो है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो इसमें जो है अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु से बाहर निकाल दिया गया है। यानी कि अब जो है व्यापारी जितना चाहे संग्रहित कर सकते हैं, तो जमाखोरी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, इसके आरोप भी लग रहे हैं। इस आधार पर भी आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम का जो है विरोध हुआ है। उनका कहना था कुछ आवश्यक वस्तुओं को सरकार अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, ठीक है। हालांकि एलपीजी का ज़माना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के सरकार पर दबाव होते हैं, और व्यापार के क्षेत्र में भी सरकार को कृषि व्यापार के क्षेत्र में अगर बाकी देशों से प्रतिस्पर्धा करना है तो कुछ तो सुधार करने ही होंगे, लेकिन कृषकों की बात को भी सरकार को समझनी होगी। चलिए अगला जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि तथा खाद्य प्रबंधन हेतु क्या क्या घोषणाएं जो हैं की गई थी, जो आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। पहला जो है 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपया प्रदान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ होता है बिजली की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, नहरों की सुविधा, ठीक है, या आपका कोल्ड हाउस की सुविधा, मंडी की सुविधा, यही सब है। अब संरचना के बाद है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु
20,000 करोड़ रुपये दिया गया, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया, मत्स्य संपदा के लिए कितना दिया गया, 20,000 करोड़ रुपया। यहाँ पर ये जान लीजिए 2019-20 में कुल मछली उत्पादन जो हुआ भारत में 14.16 मिलियन टन, यानी कि 14 मिलियन टन आप याद कर सकते हैं। ये साथ में ही वित्त मंत्री के द्वारा बताया गया। एक योजना है टॉप से टोटल तक, ठीक है। इसमें टमाटर, प्याज, आलू और सब्जी के उत्पादन वृद्धि और उसके क्षेत्र विस्तार के लिए जो है सरकार द्वारा वर्क किया जाएगा। इस योजना के द्वारा एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना, चूँकि प्रवासी मजदूरों को कई तरह के जो खाद्यान्न संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसलिए इसे लागू किया गया कि एक राष्ट्र में अगर आप एक राशन कार्ड लेके कहीं भी जाते हैं तो वहीं के जो है डीलर जो है आपको सामान दे देंगे। तो उस राशन कार्ड को जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपग्रेडेड किया गया है प्रवासी मजदूरों की समस्या को देखते हुए। चलिए उद्योग के बारे में हम लोग 35 नंबर में आते हैं। उद्योग जो है आपका 2020-21 में औद्योगिक वृद्धि की दर जो रही बहुत ही चिंताजनक रही है, और इसका पूरा प्रभाव जो है कोविड-19 का पूरा प्रभाव उद्योग क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र पर स्पष्ट हुआ है। तो यह रहा आपका -9.6%। हालांकि इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, 2019-20 में 0.9% था, लेकिन इतना कम भारत में पहली बार हुआ। उसके बाद जो है जीबीए में उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान रहा है, ठीक है। तो इसका जो है रहा है आपका 25.8%, 25.8%, जबकि 2019-20 में 27.5% रहा था। क्लियर। एग्रीकल्चर का 17.5% के आसपास है और इंडस्ट्री का 26% के आसपास है, और जो बचा हुआ है वो सर्विस सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का। 2020-21 का मैक्सिमम डाटा है, कहीं कहीं 19-20 भी आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ईयर को भी। चलिए वित्त मंत्री के द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में क्या जानकारी दी गई उससे आप समझ लें। मार्च 2020 के अंत में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या जो थी 366 थी। इस 366 में 256 कार्यशील थे, यानी कि बाकी जो थे 110 बंद थे, और इस 256 में 171 जो थे लाभ में थे। और जो लाभ में थे उनसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, 1,38,000 करोड़ रुपया। और जो हानि में थे, 256 में 171 घटा दीजिएगा, जो हानि में थे उनसे नुकसान हुआ 44,816 रुपया। तो आप नीचे देख सकते हैं ब्रैकेट में कि 1,38,000 में से आप घटा दीजिए 44,816 रुपया, तब आपको प्राप्त होता है 93,295 करोड़ रुपया। यानी कि राउंड में बोल सकते हैं कि जो निवल लाभ हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, वो 93,000 करोड़ रुपया एवरेजली हुआ। लेकिन ये जो लाभ है अगर ठीक इसके पिछले वर्ष को देखा जाए, ठीक है, तो उस समय हुआ था 18-19 में, ये 19-20 का स्पेशली डाटा है, तो ये 1.43 लाख करोड़ रुपए, लाख छूट गया यहाँ पर, मैं ऐड कर दूंगा एडिटिंग में, तो 1.43 लाख करोड़ रुपए था 18-19 में, और अभी जो प्राप्त हुआ 93,295 करोड़ रुपए, यानी कि काफ़ी घटा। कितना घटा, तो 4.6% डाउन हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या, इससे कितना नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट माने हानि वाले को घटा दीजिए, जितना हानि हुआ है जितना लाभ हुआ है, तो जितना लाभ हुआ है उसमें हानि को घटा दीजिएगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है और कितना परसेंट डाउन हुआ पिछले वर्ष से, ये सब जो है आपको जानकारी रखनी है। अब आइए सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। कोविड का सेवा क्षेत्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है और लगभग 31.5% इसके विकास दर में गिरावट आ गई, और जीबीए में इसका योगदान जो है 60% से कुछ अधिक है, ठीक है। तो लगभग जो है आपका 25%, 25.5% उद्योग का है, 17.5% कृषि का है, और सेवा क्षेत्र का 60% से कुछ अधिक है। इस ढंग से जो आपका आर्थिक समीक्षा 2020-21 समाप्त होता है, और इससे 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं। आप एकदम इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा
किसी भी आयोग का टारगेट में रहता है। और जहाँ तक राज्य की आर्थिक समीक्षा की बात है तो वो मैं दे ही चुका हूँ, या फिर बजट में दे चुका हूँ, मैं देख लूँगा। बजट या आर्थिक समीक्षा किसी एक में मैंने दिया है। आप लोग मेहनत कीजिए, 20-22 रोज बचे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, टेस्ट हर दिन मत दीजिए, ठीक है। टाइम जाएगा, कम स्कोर होगा तो आप नर्वस भी हो सकते हैं। अब टाइम टेस्ट थोड़ा पहले देना चाहिए, लास्ट में टेस्ट ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। और इसको जो है आप लोग याद कर जाइए, 3-4 घंटे लगेंगे, जिसमें आपको 4 से 6 या 8 मार्क्स तक प्राप्त हो सकते हैं। और चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।